10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। दरअसल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है। इस मौके पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के द्वारा एक साइंटिफिक कन्वेंशन आयोजित की जा रही है। इसकी थीम होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई है। गौरतलब है कि होम्योपैथी की खोज 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा की गई थी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सीय प्रणाली है जिसमें सम समम शमयति या समरूपता दवा सिद्धांत का पालन किया जाता है। होम्योपैथी की दवाएं जानवरों, पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं। ये दवाएं लागत प्रभावी होती हैं, साथ ही कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको बता दें कि भारत में प्रचलित आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल हैं। भारत में होम्योपैथी को होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के द्वारा मान्यता दी गई। साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर 9 अप्रैल को कर्नाटक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण किसी एक देश की नहीं बल्कि यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक जिम्मेदारी है। इस अलायंस से बिग कैट का संरक्षण सुनिश्चित होगा। साथ ही संरक्षण से जुड़े मुद्दों के लिए फाइनेंस मोबिलाइज करने में भी आसानी होगी। इस अलायंस का मुख्य फोकस दुनिया के 7 मेजर बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। इनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। इन बिग कैट्स के निवास वाले देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस मौके पर टाइगर्स की गणना की रिपोर्ट भी जारी की गई। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इस इंटरिम रिपोर्ट यानी अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक देश में टाइगर्स की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। टाइगर्स की गणना के लिए SECR यानी स्पाशियली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर तरीके का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि दुनिया के 75% बाघों की आबादी भारत में निवास करती है। देश के 75,000 स्क्वायर किलोमीटर पर टाइगर रिजर्व है। भारत दुनिया के क्षेत्रफल में केवल 2.4% की ही हिस्सेदारी रखता है, जबकि जैव विविधता के मामले में भारत की दावेदारी 8% की है। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर समिट आयोजित की गई थी। इस मौके पर 13 टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इसे T2 यानी टाइगर टाइम्स 2 नाम दिया गया था। इस दौरान की गई सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। 13 टाइगर रेंज देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस शामिल हैं। T2 वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैट्स यानी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स योजना को लागू किया जा रहा है। इसे WWF द्वारा तैयार किया गया है। कैट्स बाघ संरक्षण में काम कर रहे किसी क्षेत्र के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें बाघों के संरक्षण के प्रबंधन के लिए सबसे बेहतर मानक निर्धारित किए जाते हैं। इंसान के शरीर में खुद को हील करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों ने शरीर में मौजूद इस बायो मैकेनिज्म के आधार पर एक तकनीक विकसित की है। इसे रीजेनरेटिव मेडिसिन नाम दिया गया है। इस तकनीक के जरिए मानव के खराब हो चुके टिश्यूज और ऑर्गन रिपेयर किए जा सकते हैं। इसमें सेल थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी और टिश्यू इंजीनियरिंग शामिल है। रीजेनरेटिव मेडिसिन को मेडिसिन ऑफ फ्यूचर का नाम दिया जा रहा है। इसमें बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय खराब हो चुके टिश्यू या ऑर्गन को रिप्लेस या रीबूट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और मेसेनकिमल स्टेम सेल्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रीजनरेटिव मेडिसिन 4 पिलर्स पर काम करती है। इनमें ट्रॉमेटोलॉजी, PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल इनफिल्ट्रेशंस और ट्रांसप्लांट शामिल हैं। यहाँ पर PRP को समझ लेते हैं। दरअसल ब्लड मुख्य तौर पर एक तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स की अहमियत ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने के लिए है। इन प्लेटलेट्स में कई सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है। ये चोट के उपचार में अहम भूमिका निभाते हैं। PRP ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होती है।
इसमें ग्रोथ फैक्टर्स की मौजूदगी 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। पीआरपी के लिए ब्लड मरीज के ही शरीर से लिया जाता है। प्लेटलेट्स को अन्य ब्लड सेल्स से अलग कर लिया जाता है। साथ ही सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक से प्लेटलेट्स की सघनता बढ़ा दी जाती है। इन प्लेटलेट्स को चोट वाली जगह पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के तहत देश के उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के 2,967 गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी। इसमें साफ किया गया है कि कार्यक्रम की ओवरलैपिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ नहीं होगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 662 गांवों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय जनसंख्या का प्रवासन रुक सके। लोगों का प्रवासन रुकने से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा। गांव के स्तर पर स्थानीय प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की पहचान की जाएगी। इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इन सीमावर्ती राज्यों में अवसंरचना विकास और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान को जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का किबुथु भारत के सबसे पूर्व में स्थित स्थान है। वहीं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित गुहार मोती सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही पीआरपी तकनीक संबंधित है प्रदूषण से, स्वास्थ्य से, बाघ संरक्षण से या फिर नदियों की सफाई से। अगला सवाल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है? पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 4 या फिर 1 2 3 4 5 6 7। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी महाराष्ट्र। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च की गई थी। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए साल 2020 में खोला गया था। कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती है। महात्मा फुले 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक और लेखक थे। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहा जाता है। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। वे थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना अहम है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना, साथ ही जाति व्यवस्था पर चोट करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रचलित लोक नाटक तमाशा के जरिए ग्रामीण अंचलों में अपनी बात पहुंचाई। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने साल 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला था। महात्मा फुले के कार्य और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की थीं, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। सही जवाब है विकल्प सी। भारत सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीक पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फॉर ऑफरिंग नेशनल ब्लॉकचेन सर्विस एंड क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम नाम दिया गया है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2021 में नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन जारी की थी। दरअसल सरकार वेब 3.0 पर काम करना चाहती है।
ब्लॉकचेन वेब 3.0 का महत्वपूर्ण तत्व है। गौरतलब है कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईथरम कंपनी के फाउंडर गेविन वुड ने किया था साल 2014 में। वेब 3.0 को समझने के लिए हमें वेब 1.0 और 2.0 को भी समझना होगा। वेब 1.0 से मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट, जिसे 1989 में इन्वेंट किया गया था। इसमें यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन से रूबरू होता था। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट था जिसमें यूजर्स अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। यह दौर तकरीबन 1999 तक चला। वेब 2.0 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए। हम वर्तमान में वेब 2.0 के ही अधिकांश फीचर को इस्तेमाल करते हैं, उसी पर काम करते हैं। वेब 2.0 को वेब 1.0 से अलग करने में यूजर्स द्वारा अपने फोटोज, वीडियोस, लाइक और शेयर के जरिए कम्युनिकेट कर पाना जैसे फीचर्स शामिल हैं। वेब 2.0 में डेटा मुख्य रूप से कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित है, जिसने डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया है। वहीं वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें यूजर्स अपने डेटा के मालिक खुद होंगे, जिससे इंटरनेट का मुख्य मकसद पूरा हो सकेगा। हालांकि वेब 3.0 अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इससे जुड़े मुद्दे अभी सामने आने बाकी हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या फिर श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए इनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है, जिससे इसे केवल वे ही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए इसे भेजा गया है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित होता है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती, बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बीते दिनों सेनेगल के डाकर में ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। यह अफ्रीका में रोड सेफ्टी पर आयोजित हुई पहली सब रीजनल कॉन्फ्रेंस थी। इस मौके पर अफ्रीका के 21 देशों ने डाकर डिक्लेरेशन को अपनाया। गौरतलब है कि ग्लोबल प्लान फॉर द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 टू 2030 में 2030 तक रोड क्रैश से होने वाली मौतों का आंकड़ा आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। डाकर डिक्लेरेशन में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में रोड सेफ्टी के जरिए सेफ सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सेनेगल अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। इसके पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। यह अपनी सीमा उत्तर में मॉरिटानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में गिनी और गिनी बिसाऊ से साझा करता है। यह अपनी समुद्री सीमा द्वीपीय देश के पुअर्दे से साझा करता है। डाकर सेनेगल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से यह दर्जा छीना गया है। इसी के साथ देश में वर्तमान में केवल 6 राजनीतिक दलों को ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, CPM, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। सरल शब्दों में राष्ट्रीय पार्टी होने से मतलब है जिसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर तक हो। इसके उलट क्षत्रिय पार्टी की पहुंच एक राज्य या फिर क्षेत्र तक सीमित होती है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। ये शर्तें द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत हैं। इन शर्तों के मुताबिक यदि किसी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% हासिल हुआ हो, साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें हासिल करना है, या कोई दल लोकसभा में 2% सीट जीतता है, साथ ही ये सीट्स उसे 3 अलग अलग राज्यों में हासिल होती हैं, या यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी गई हो। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हासिल है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, डाकर डिक्लेरेशन संबंधित है पर्यावरण सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से, G20 सम्मेलन से या फिर समुद्री सुरक्षा से। अगला सवाल है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जरिए व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। इसमें ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क हो सकते हैं। यह किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है।
इन कथनों में से कौन से सही हैं, कूट के जरिए बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही पीआरपी तकनीक संबंधित है प्रदूषण से, स्वास्थ्य से, बाघ संरक्षण से या फिर नदियों की सफाई से, और सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी स्वास्थ्य से। अगला सवाल था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है। पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 4 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही जवाब है इसका विकल्प सी, यानी इस योजना में पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। करें, यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन उत्तरी आयरलैंड की यात्रा पर हैं। दरअसल गुड फ्राइडे अग्रीमेंट की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के तार बीते दिनों ईयू और यूके के बीच हुए विंडसर समझौते से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड की स्थिति को समझ लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना हुआ है। वहीं जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पर 10 अप्रैल 1998 को हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते ने उत्तरी आयरलैंड में 30 साल चले हिंसक संघर्ष को खत्म किया था। इस संघर्ष को द ट्रबल्स के नाम से जानते हैं। आंकड़ों के मुताबिक द ट्रबल्स में तकरीबन 3500 लोगों की मौत हुई थी। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को बेलफास्ट एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है। उत्तरी आयरलैंड 1921 में बना, साथ ही यह यूके का हिस्सा बना रहा। वहीं शेष आयरलैंड एक स्वतंत्र देश के तौर पर अस्तित्व में आया। इसने यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच विवाद पैदा कर दिया था। नेशनलिस्ट चाहते थे कि उत्तरी आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का हिस्सा बने। इसके उलट यूनियनिस्ट इसे यूके के हिस्से के तौर पर देखना चाहते थे। इस मसले ने सशस्त्र संघर्ष को जन्म दे दिया। इसका अंत गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के जरिए किया गया। इसमें उत्तरी आयरलैंड में यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों के प्रतिनिधित्व वाली सरकार गठित की गई। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल लागू किया गया था। इसमें उत्तरी आयरलैंड में शेष यूके से आने वाले सामानों की चेकिंग की जाती थी कि वे ईयू के मानकों पर खरे हैं या नहीं। अब आइए समझते हैं हाल ही में हुआ विंडसर समझौता क्या है। यह समझौता उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लाया गया है। उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा है, जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य आयरलैंड के साथ लैंड बॉर्डर साझा करता है। जब तक दोनों यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। ब्रेग्जिट के बाद व्यापार संबंधी नियमों में समस्या आ रही थी। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2020 को यूके के ईयू से अलग होने को ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच व्यापार होगा तो किसके नियम लागू होंगे, ईयू के या फिर यूके के, ये एक बड़ा सवाल है। विंडसर समझौते के तहत इसमें 2 लेन्स की बात की गई है, ग्रीन लेन और रेड लेन। ग्रीन लेन का इस्तेमाल उन वस्तुओं के लिए होगा जो ब्रिटेन से आकर उत्तरी आयरलैंड में ही रह जाएंगी। वहीं रेड लेन का इस्तेमाल ईयू जाने वाली वस्तुओं के लिए किया जाएगा। कैग यानी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश मुर्मू अकाउंटेंट जनरल कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने राज्यों को सब्सिडीज की प्रॉपर अकाउंटिंग, राजकोषीय घाटा कम करने, राजस्व घाटा कम करने और कर्ज को स्वीकार्य सीमा तक रखने की सलाह दी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में कैग के एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। कैग भारत के लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति से पहले यह राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। इसका जिक्र संविधान की अनुसूची 3 में भी किया गया है। अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों और कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 150 के मुताबिक संघ और राज्यों के अकाउंट्स को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कैग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स का जिक्र है। अनुच्छेद 151 के मुताबिक कैग की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कैग की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 279 के मुताबिक कैग किसी कर या शुल्क की नेट प्रोसीड यानी शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। इस मामले में कैग का सर्टिफिकेट अंतिम होता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है।
हाल ही में SEEI यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 जारी किया गया है। इंडेक्स को BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और AEEE यानी अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने तैयार किया है। इंडेक्स में एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर किए जा रहे प्रयासों को ट्रैक किया जाता है। इसमें फ्रंट रनर की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। फ्रंट रनर कैटेगरी में आने का मतलब है कि राज्य ने इंडेक्स में 60 से ज्यादा का स्कोर किया है। अचीवर की कैटेगरी में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब को जगह मिली है। अचीवर की कैटेगरी में शामिल होने का मतलब है कि राज्य ने 50 से 60 के बीच में स्कोर किया है। BEE का गठन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत 1 मार्च 2002 को किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती है। इसका प्राथमिक मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था में एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना है। AEE एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह संस्था एनर्जी एफिशिएंसी के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के साथ काम करती है। आपको बता दें कि एनर्जी एफिशिएंसी से मतलब है किसी काम को कम ऊर्जा खपत के साथ करना। इससे बिल भी कम आता है, साथ ही कार्बन प्रदूषण भी कम होता है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2015 को उजाला यानी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल योजना लॉन्च की थी। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बल्ब को LEDs से रिप्लेस किया गया था। LED लाइट्स बल्ब की तुलना में 88% तक एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी BEE थी। हाल ही में UN डेमोक्रेसी फंड खबरों में है। दरअसल इस फंड से जॉर्ज सोरोस के NGO को फंडिंग दिए जाने पर भारत को आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस एक ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो कि कई प्लेटफॉर्म के जरिए भारत पर वर्बली अटैक करते रहते हैं। UN डेमोक्रेसी फंड का गठन साल 2005 में तत्कालीन UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के द्वारा किया गया था। इसका मकसद दुनिया में लोकतंत्र के लिए किए जा रहे प्रयासों को सपोर्ट करना था। यह फंड वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट 2005 का आउटकम था। साल 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और USA के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इंडिया US फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन की घोषणा की थी। इसके साथ ही UN डेमोक्रेसी फंड को सहयोग देने की भी घोषणा की गई थी। भारत इस फंड का संस्थापक सदस्य है। साल 2005 से फंड में योगदान दे रहा है भारत। साल 2017 में भारत ने कोई योगदान नहीं दिया था। आपको बता दें कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है। ये इस आदर्श को लेकर चलता है कि जिन निर्णयों से सारा संगठन प्रभावित होता है वे उस संगठन के सभी घटकों की सहमति से होने चाहिए। सभी घटकों को निर्णयों में शामिल होने का बराबर अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र के 2 मूल सिद्धांत हैं, एक तो सामूहिक निर्णयों पर सामाजिक नियंत्रण और दूसरा निर्णय लागू करने में अधिकारों की समानता। जिस हद तक ये दोनों सिद्धांत किसी संगठन की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों, उस हद तक उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? BEE, टेरी, CSIR या फिर टाटा ट्रस्ट? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ एक सांस्कृतिक समझौता है। कैग एक सांविधिक संस्था है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। डाकर डिक्लेरेशन संबंधित है पर्यावरण सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से, G20 सम्मेलन से या फिर समुद्री सुरक्षा से? सही जवाब है विकल्प बी यानी सड़क सुरक्षा से। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जरिए व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। इसमें ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क हो सकते हैं। यह किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। इन तीनों कथनों में से कौन कौन से सही हैं ये चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन? सही जवाब है तीनों ही कथन सही हैं यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर है। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। 13 अप्रैल 2023 को जालियांवाला बाग नरसंहार को 104 साल हो गए। ये घटना ब्रिटिशर्स के औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए अत्याचारों की याद दिलाती है। इस दुखद घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भारतीयों ने स्वशासन की मांग तेज कर दी थी। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे अमृतसर के जालियांवाला बाग में
जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध भी किया जा रहा था। उन्हें रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यहां पर जनरल रैगनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर कई लोगों की हत्या करवा दी। साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति को सेडिशन कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए प्रभावी योजना तैयार करना था। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। इसके तहत ब्रिटिश सरकार जब तक चाहे जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी इन्हीं विरोधों को रोकने के मकसद से की गई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। साथ ही शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठित किया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2009 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। इसका सही जवाब है विकल्प सी। कोलकाता मेट्रो ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल शुरू कर दिया है। मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग को पार कर हावड़ा मैदान से एस्प्लेंड तक का सफर तय किया। यह सुरंग हुगली नदी की सतह से 32 मीटर नीचे बनी है। ये किसी नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो रेलवे सुरंग है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन है। अंडर वाटर मेट्रो की कमर्शियल सेवाएं इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। गौरतलब है कि कोलकाता मेट्रो के नाम देश की पहली मेट्रो होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 1984 में कोलकाता मेट्रो के तौर पर देश की पहली मेट्रो सेवाएं शुरू हुई थी। साल 2010 में कोलकाता मेट्रो को जोनल रेलवे का दर्जा हासिल हुआ था। आपको बता दें कि हुगली नदी गंगा की वितरिका है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी की लेफ्ट बैंक पर स्थित है। ये भारत का इकलौता रिवराइन यानी नदी पोर्ट है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स हुगली नदी के राइट बैंक पर हल्दी और हुगली नदी के संगम पर स्थित है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 में इस बार भारत का दबदबा कायम रहा है। दरअसल भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को इस साल के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार सांख्यिकी के नोबेल के तौर पर जाना जाता है। ये पुरस्कार जुलाई 2023 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस के दौरान दिया जाएगा। इस कांग्रेस का आयोजन हर 2 साल में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। जुलाई 2023 में 64वीं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस कनाडा के ओटावा में आयोजित की जाएगी। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1885 में स्थापित एक नॉन प्रॉफिट NGO है। साल 1945 में बुलेटिन ऑफ द कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी में CR राव का एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें उनके द्वारा दिए गए 3 रिजल्ट्स को आधुनिक सांख्यिकी में खूब यूज किया जाता है। उनके पहले रिजल्ट को क्रेमर राव लोअर बाउंड के नाम से, तो दूसरे रिजल्ट को राव ब्लैकवेल थ्योरम के नाम से जानते हैं। राव ब्लैकवेल थ्योरम को पार्टिकल फिल्टरिंग, कंप्यूटेशनल इकोनॉमेट्रिक्स में प्रयोग किया जाता है। क्रेमर राव लोअर बाउंड रडार सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें एकेडमिक एजुकेशन, वोकेशनल लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग को इंटीग्रेट यानी एकीकृत किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के मुताबिक है। इसे यूजीसी, AICTE, NCVET, NIOS, CBSE, NCERT, DGT, शिक्षा मंत्रालय और कौशल मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक सिंगल मेटा फ्रेमवर्क है, जहां पर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, वोकेशनल और कौशल शिक्षा से अर्जित किए गए क्रेडिट्स को स्टोर किया जा सकेगा। हर स्तर पर अर्जित किए गए क्रेडिट्स को ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में स्टोर किया जा सकेगा।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब एक डिजिटल स्टोर हाउस से है जिसमें मार्क्स और ग्रेड्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा किया जा सकता है। इससे कई तरह के लाभ होंगे, जैसे कि स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव खुद करने का मौका। इसके जरिए देश में उद्यम विकास के लिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। मान लीजिए कॉलेज के दौरान कोई विद्यार्थी अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम करना चाहता है तो वो अपने ग्रेड्स को स्टोर करके अपने स्टार्टअप या ऐसे किसी विचार को समय दे सकता है। बाद में कोर्स वहीं से शुरू किया जा सकता है। कॉलेज के दौरान कई बार स्टूडेंट्स महसूस करते हैं कि ये फील्ड उनके लिए नहीं बनी, तो जितना समय स्टूडेंट्स ने उस कोर्स में लगाया होता है उसके ग्रेड्स क्रेडिट बैंक में स्टोर किए जा सकते हैं। किसी नए कोर्स में मूव करने पर वो ग्रेड्स जाया नहीं होंगे, बेकार नहीं जाएंगे। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल या फिर रॉलेट एक्ट? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को दिया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में केवल टेक्निकल कोर्सेज को ही स्टोर किया जा सकता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा था, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? BEE, टेरी, CSIR या फिर टाटा ट्रस्ट? सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ एक सांस्कृतिक समझौता है। कैग एक सांविधिक संस्था है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष को समाप्त करने के लिए हुआ एक समझौता था। कैग एक संवैधानिक संस्था है। चौदह अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। BR अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, वहां महार जाति में हुआ था। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल हैं। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। रंगनाथ मिश्रा आयोग एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर केंद्र को एक बार फिर से विचार करने के लिए कहा है। केंद्र के मुताबिक इस रिपोर्ट में तुलनात्मक अध्ययन और फील्ड स्टडी की कमी है।
गौरतलब है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का गठन किया गया था। इसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। मई 2007 में इस कमीशन ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक अनुसूचित जाति के स्टेटस को धार्मिक तौर पर न्यूट्रल कर देना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। अनुच्छेद 341 के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्टेज ऑर्डर 1950 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तन करता है उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। ओरिजिनल आदेश में केवल हिंदुओं को शामिल किया गया था। 1956 में संशोधन करके सिख और 1990 में संशोधन करके बौद्ध धर्म को शामिल किया गया था। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए केंद्र सरकार ने पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया है। कमीशन में रिटायर्ड आईएएस रविंद्र जैन और यूजीसी मेंबर प्रोफेसर सुषमा यादव शामिल हैं। इस कमीशन को उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करना है जो ऐतिहासिक तौर पर अनुसूचित जाति से थे, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। वहां उन्होंने भारत के सहयोग से बने बूजी ब्रिज का वर्चुअली शुभारंभ किया। बूजी ब्रिज बूजी नोवा सोफाला सड़क परियोजना का हिस्सा है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने मापुतो स्थित विशंभर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसके पूर्व में मोजाम्बिक चैनल और हिंद महासागर स्थित हैं। मोजाम्बिक अपनी सीमा मलावी, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड या किंगडम ऑफ एस्वातिनी, जिम्बाब्वे और तंजानिया से साझा करता है। मोजाम्बिक अपनी जलीय सीमा मेडागास्कर, कोमोरोस और मायोते आइलैंड से साझा करता है। मायोते आइलैंड पर फ्रांस का आधिपत्य है। रवूमा नदी तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच सीमा बनाती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जाम्बेजी मोजाम्बिक को काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। मलावी या फिर न्यासा झील तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में स्थित है। मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी है। कुड़मी समुदाय ने पश्चिम बंगाल सरकार से आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। बीते एक हफ्ते से कुड़मी समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांग है कि समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। साथ ही इनकी भाषा कुरमाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिले। कुड़मी मुख्यतः एक किसान समुदाय है जो कि जंगल महल क्षेत्र या छोटा नागपुर पठार में निवास करते हैं। कुछ कुड़मी समुदाय के लोग असम की तरफ भी प्रवास कर गए हैं। ब्रिटिशर्स के वक्त इस समुदाय को मुंडा, ओरांव और संथाल की तरह प्रिमिटिव ट्राइब माना जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जगह नहीं मिली। तब से यह समुदाय एसटी के दर्जे के लिए संघर्ष कर रहा है। आपको बता दें कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश करती है। इसके बाद ये सिफारिशें केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को सौंपी जाती हैं, जो कि इसकी समीक्षा करके लिस्ट को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए भेजता है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास लिस्ट जाती है, जिसके अप्रूवल के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाता है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सही युग्मों का चुनाव कीजिए। एक तरफ है देश, दूसरी तरफ राजधानी। मोजाम्बिक मापुतो, सेनेगल डाकर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बूजी ब्रिज असम और बांग्लादेश को जोड़ता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने थे और उनके सही जवाब क्या हैं। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल या फिर रॉलेट एक्ट। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को दिया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में केवल टेक्निकल कोर्सेज को ही स्टोर किया जा सकता है।
सही कथन या कथनों को चुनना था कूट के जरिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क केवल टेक्निकल कोर्सेज तक सीमित नहीं है।